हेलो फ्रेंड्स, का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 88 और 89 को देखेंगे, जिसमें राज्य की कब संपत्ति मानी जाएगी उसके बारे में बताया गया है। धारा 88 सभी सड़कें, नाले, जल स्रोत आदि ऐसी अन्य भूमि जो किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है वे राज्य की संपत्ति मानी जाएगी। जैसे कि राजस्व अधिनियम की धारा 88 यह स्पष्ट करती है कि वे सभी सड़कें, गलियां, रास्ते, पुल, नाले, नदी नालों के किनारे की बाड़ें, नदियां, झीलें, तालाब, नहरें, जल धाराएं, बहता हुआ पानी या जमा हुआ पानी या और वे सभी भूमि जो किसी व्यक्ति या ऐसी संस्था की संपत्ति नहीं है जो कानूनन संपत्ति रखने की पात्र होवे राज्य सरकार की संपत्ति मानी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो संपत्ति या जमीन स्पष्ट रूप से किसी के नाम पर दर्ज नहीं है और जिस पर किसी का वैध अधिकार साबित नहीं हुआ है वह सरकारी संपत्ति मानी जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए गांव में एक तालाब है, इसके चारों ओर कोई बाड़बंदी नहीं है और कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता है कि वह उसकी निजी संपत्ति है। ऐसा तालाब राज्य की संपत्ति माना जाएगा और उसका मूल्यांकन हक राज्य सरकार के पास होगा। इस प्रावधान के तहत कलेक्टर को अधिकार है कि वह ऐसी संपत्तियों को राज्य के निर्देशों के अनुसार नियमानुसार निपटाए या बेचे या पट्टे पर दे या अन्य उपयोग में ले, लेकिन इसमें जनता के रास्तों और व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इसी तरह की उत्तर 2 है, इसमें कलेक्टर द्वारा दावा तय करना। अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर दावा करता है जबकि राज्य सरकार भी उसके अपनी संपत्ति मानती है तो कलेक्टर उस पर सुनवाई कर सकता है और यह सुनवाई औपचारिक होगी और दोनों पक्षों को नोटिस दिया जाएगा, जिसके बाद कलेक्टर निर्णय देगा कि संपत्ति किसकी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यह दावा करते हैं कि उसकी पुश्तैनी जमीन है लेकिन राजस्व अभिलेख में वह भूमि सरकारी दर्ज है, तो कलेक्टर दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आदेश पारित करेगा और यह निर्णय लेगा कि यह भूमि किसकी है। इसी की धारा की उपधारा 3 है, न्यायालय में वाद दायर करने की समय सीमा। यदि कलेक्टर ने उपधारा 1 या 2 के तहत कोई आदेश पारित किया है तो उस आदेश के विरुद्ध कोई वाद सिविल न्यायालय में 1 वर्ष के भीतर ही दायर किया जा सकता है। यदि किसी न्यायिक अपील या निर्णय आया है तो अंतिम निर्णय की तारीख से 1 वर्ष की समय सीमा मानी जाएगी और अगर यह समय बीत चुका है तो वाद केवल इस आधार पर खारिज कर दिया जाएगी कि उसने समय सीमा का पालन नहीं किया, भले ही प्रतिवादी ने समय पर सीमा का मुद्दा उठाया हो या नहीं। उदाहरण, अगर कलेक्टर ने 1 जनवरी 2025 को आदेश पारित किया और व्यक्ति ने उसे चुनौती नहीं दी तो 1 जनवरी 2026 के बाद यह सिविल न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकेगा। इसी तरह की उपधारा 4 है, नोटिस का अनुमानित ज्ञान। अगर किसी व्यक्ति को विधि के अनुसार नोटिस दिया गया है या नोटिस के तहत कानून के तहत नोटिस देने की विधि की पूरी पालना हुआ है तो माना जाएगा कि उस व्यक्ति को उस आदेश और कार्रवाई की जानकारी थी। धारा की उपधारा 5 है, प्रवर्तन का अधिकार। कलेक्टर को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने आदेशों को लागू करवाने के लिए वैधानिक उपायों का उपयोग कर सकता है। धारा 89, खनिज, खान पत्थर की खदानें, मत्स्य पालन, जल परिवहन और सिंचाई पर राज्य सरकार का विशेषाधिकार। इस धारा के अनुसार सभी प्रकार के खनिज, खदानें, पत्थर की खदानें, मत्स्य पालन, नदियों से संबंधित परिवहन एवं सिंचाई के अधिकार राज्य सरकार के पास होंगे और यह एक व्यापक अधिकार है जो सरकार को इन संसाधनों का प्रयोग और नियंत्रण प्रबंधन करने का अधिकार देता है। 89 की उपधारा 2, खनन और सहायक कार्यों हेतु भूमि उपयोग का अधिकार। राज्य सरकार को यह भी अधिकार है कि खनन संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक भूमि पर पहुंच बनाए, वहां कार्यालय, कर्मचारियों के निवास, मशीनरी आदि के निर्माण की अनुमति दे, रास्ते बनाए और अन्य सहायक कार्यों की अनुमति दे।
राज्य सरकार किसी निजी कंपनी को एक क्षेत्र में पत्थर की खदान चलाने का अधिकार देती है तो कंपनी को वहां तक पहुंचने के लिए सड़क बनाने और कर्मचारियों के लिए कार्यालय और निवास बनाने के लिए अनुमति राज्य सरकार से मिलेगी। इस धारा की उपधारा 3 अधिकार के हस्तांतरण के साथ शक्तियों का हस्तांतरण। यदि राज्य सरकार ने किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र के खनिजों के दोहन का अधिकार दिया तो उस कार्य के लिए उपधारा 1 और 2 के तहत कुछ शक्तियों की आवश्यकता है तो कलेक्टर उन्हें लिखित आदेश द्वारा शर्तों सहित सौंप सकता है, लेकिन इससे पहले उस भूमि पर अधिकार रखने वाले सभी व्यक्तियों को नोटिस देना और आपत्तियों को सुनना आवश्यक होगा। इसी धारा की उपधारा 4 मुआवजे का अधिकार। यदि खनन एवं अन्य कार्यों में किसी व्यक्ति की भूमि या अधिकारों को क्षति पहुंचती है तो उस व्यक्ति को उचित मुआवजा दिया जाएगा। यह मुआवजा कलेक्टर तय करेगा। यदि कोई पक्ष संतुष्ट नहीं है तो वह सिविल न्यायालय में जा सकता है और मुआवजे की गणना राजस्थान भू अधिनियम 1953 के अनुसार होगी। उदाहरण के लिए यदि किसी किसान की जमीन में से खनन कंपनी सड़क बनाती तो खेती में बाधा आती तो उसे मुआवजा मिलेगा। इसी तरह की उपधारा 5 बिना अनुमति भूमि में प्रवेश निषिद्ध। राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति जब तक किसी भूमि पर प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि कलेक्टर की अनुमति न मिल जाए तो मुआवजा तय कर उसे दिया गया हो। इस धारा की उपधारा 6 मुआवजे की वसूली। यदि राज्य सरकार का कोई असाइन किया गया व्यक्ति मुआवजा नहीं देता है तो कलेक्टर उस राशि को पूरा राजस्व बकाया राशि के तहत वसूल कर उस व्यक्ति को दिला सकता है। इसी धारा की उपधारा 7 अवैध खनन पर दंड। यदि कोई व्यक्ति बिना अधिकार या अनुमति के किसी खदान या खान से खनिज निकालता है तो कलेक्टर उसे दंडित कर सकता है और दंड की अधिकतम राशि प्रति टन 50 रुपये होगी और न्यूनतम राशि 1000 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के 10 टन पत्थर निकालता है तो उसे 500 रुपये प्रति टन के हिसाब से 5000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। और राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 88 और 89 का मूल उद्देश्य यह है कि जो सार्वजनिक संपत्ति हो या प्राकृतिक संसाधन व्यक्तिगत स्वामित्व में नहीं है वे राज्य की संपत्ति मानी जाएगी। उनका नियंत्रण सरकार के पास होगा और इससे राज्य सरकार को इन संसाधनों के उचित प्रबंधन, उपयोग और सुरक्षा में सहायता मिलती है। साथ ही इन प्रावधानों में यह भी सुनिश्चित किया गया है यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो उसे मुआवजा और न्यायिक प्रक्रिया का विकल्प प्राप्त होता है। धन्यवाद।